तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडी मैजिक। आज हम करने वाले फेडरलिज्म चैप्टर। और मैं बताता हूँ, ये चैप्टर मैं आपको इतना समझाऊंगा कि आप खुद सोचोगे कि भैया इससे ज़्यादा कोई आसानी से कोई समझा नहीं सकता। सबसे पहले आते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है? हमारी इंडिया को देख लो। हमारे इंडिया में आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, लेकिन अगर आप देखोगे स्टेट्स में भी आप देखोगे कहीं कांग्रेस है, कहीं आप है, कहीं बीजेपी है, कहीं कोई रीजनल पार्टी है। तो आप देख सकते हो कि एक पार्टी पूरे देश को गवर्न कर रही है और हमारे इसी देश को छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा गया है। और उस हर एक छोटे सब यूनिट है या फिर उस हर एक छोटे स्टेट को अलग अलग गवर्नमेंट्स, अलग अलग पार्टीज रूल कर रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा देश जो है एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि हमारे देश में दो नहीं बल्कि तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। वैसे तो एक फेडरल कंट्री के लिए दो लेवल सफिशिएंट होते हैं या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारे देश में तीन लेवल है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और लास्ट में लोकल गवर्नमेंट है, जिसके अंदर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ आती है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट यानी कि जो लॉज, मतलब कि जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उन चीज़ों पे कानून बनाती है, उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाती है जो पूरे देश के लिए ज़रूरी हो, जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी हो। और स्टेट गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाती है जो स्टेट इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी हो, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हो। वो उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाती है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टेट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। और दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट पावर एंजॉय करती है, यानी कि कोई भी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो खुद एक दूसरे की पावर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मतलब कि टांग नहीं अड़ा सकते। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली में जो आपकी गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से रूल करेगी, और जो राजस्थान में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से रूल करेगी, और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से रूल करेगी। ठीक है, समझ में आ गया? मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन मैं आपको इतने से समझाऊंगा ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट आता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब एग्जांपल लो जर्मनी का। जर्मनी में जब हिटलर था तब उसने अपने दम पर इतनी सारी टेरिटरीज को एनेक्स करा, कैप्चर करा। ठीक है, और जर्मनी में, पूरे जर्मनी में सिर्फ उसी का हुक्म था। ठीक है, और कोई भी उसके अंडर काम नहीं करता था हिटलर के। वो खुद सारे लॉज बनाता था पूरे जर्मनी के लिए, जो पूरे जर्मनी पे चलते थे। वो किसी का भी कंसेंट नहीं लेता था। तो ऐसे ही टाइप के गवर्नमेंट को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। जिस टाइप की गवर्नमेंट में सिर्फ जिस तरह, अगर किसी कंट्री में सिर्फ एक ही लेवल है गवर्नमेंट का। ठीक है, जैसे मैंने बात करी नाज़ी जर्मनी की, तो नाज़ी जर्मनी में पहले के टाइम पे सिर्फ हिटलर ही पूरी जर्मनी को रूल करता था और कोई भी नहीं था, वो अकेले डिसीजन लेता था। तो ऐसी कंट्री जिसमें सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट है, तो मैं कह सकता हूँ वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करा जाता है। अगर आप यहाँ पे आज के टाइम पे देखोगे तो आज के टाइम में भी आपको चाइना का एग्जांपल दिख जाएगा। चाइना में जो शी जिनपिंग है, वो दादाजी जो है अगर अकेले पूरे चाइना को रूल करने में लगे पड़े, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ही लेवल है गवर्नमेंट का। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि अगर बाई चांस, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही लेवल गवर्नमेंट हो, अगर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, मतलब कि क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स पे इंटरवीन कर रही है, उसे ख़राब कर रही है, तो उस केस में भी उस टाइप की कंट्री को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकता हूँ मैं। मतलब दो केस है, क्या तो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर दूसरा केस है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है तो सही, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे अपने लॉज को चेंज कर सकता है। वहीं पे इंडिया में क्या है, हर एक गवर्नमेंट की अपने पास एक फ्रीडम है। ठीक है, हमारे यहाँ की, अगर लेट्स से अगर आप गवर्नमेंट ने दिल्ली में कुछ लॉ निकाला है और फिर बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है सेंट्रल में कि इसे चेंज करो, तो फोर्सिबली कह रही है कि इसे चेंज करना है तुम्हें कल तक, तो ऐसा नहीं हो सकता, हम इंडिया में नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ और भी कंट्रीज़ में जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट प्रैक्टिस करा जाता है, जहाँ पे सब यूनिट्स यानी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। अब आता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के हम 7 फीचर्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला फीचर है, अगर किसी कंट्री में दो लेवल गवर्नमेंट है या फिर दो से ज़्यादा, तो वो फेडरल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, जैसे इंडिया, हमारे यहाँ पे तीन लेवल गवर्नमेंट है ना, तो हम तो एप्लीकेबल। दूसरा फीचर है, ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट, टीयर मतलब लेवल, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन लीगल अथॉरिटी। मतलब लीगल अथॉरिटी का दूसरा आप कह सकते हो जुरिस्डिक्शन, इसे आप जुरिस्डिक्शन भी कह सकते हो, यानी कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी जुरिस्डिक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर बीजेपी गवर्नमेंट है
तो वो पूरे इंडिया में से इंडिया की ड्राइंग नहीं होगी, जो पूरे जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके पास राइट है कि वो पूरे इंडिया पे अपने लॉज बना सकती है। वहीं पे जो दिल्ली में जो आप गवर्नमेंट है वो सिर्फ दिल्ली तक यानी कि दिल्ली के बॉर्डर्स तक ही उसके इन्फ्लुएंस चलेगा, दिल्ली के बॉर्डर्स तक ही उसके लॉज चलेंगे, दिल्ली के बॉर्डर्स के बाहर नहीं। अगर ऐसा तो नहीं कह सकते, अब जो आप गवर्नमेंट है वो ही नहीं कह सकती वो पंजाब में सॉरी वो उत्तर प्रदेश में भी इस पॉलिसी को लेकर आएगी। जब तक वो उत्तर प्रदेश में आ नहीं जाती उनकी गवर्नमेंट, तब तक वो यूपी में जो है ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है, हाँ बीजेपी गवर्नमेंट कह सकती है क्योंकि वो पूरे देश की गवर्नमेंट है, मतलब पूरे देश में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है ना। तो वो दिल्ली में भी दिल्ली के लोगों को भी गवर्न कर रहे हैं, वो यूपी के लोगों को भी गवर्न कर रहे हैं, वो 28 स्टेट के लोगों को गवर्न कर रहे हैं। वहीं पे जो दिल्ली में जो आप गवर्नमेंट है वो सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर्स तक ही रूल कर सकती, उससे बाहर रूल नहीं कर सकती। तो हर एक लेवल जो है गवर्नमेंट का उसका अपना एक जुरिस्डिक्शन है, अपना ही एरिया है। ठीक है, तीसरा, अच्छा अब कैसे पता चलेगा भाई, आप गवर्नमेंट ने बोल लिया कि भैया ऐसे कैसे भाई, मैं तो यूपी में भी लगा दूँ पॉलिसी अपनी, कहाँ सबूत है कि मैं यूपी में नहीं लगा सकता? तो सबूत दिखा दो कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लेवल ऑफ स्टेट, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन के बारे में मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना एरिया मिलेगा रूल करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को कितना रूल मिलेगा एरिया करने के लिए, और लोकल गवर्नमेंट को कितना एरिया मिलेगा रूल करने के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, अपनी लीगल अथॉरिटी है, और जो जितने भी लीगल अथॉरिटी है जुरिस्डिक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है हर एक गवर्नमेंट के लिए। चौथी चीज़, अच्छा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है जो गवर्नमेंट को लगता है कि उसमें चेंज होना चाहिए, तो उसको अगर चेंज करना है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सहमति चाहिए होगी। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं लाए जा सकते। पांचवी चीज़, कोर्ट्स। अगर फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो उस केस में जो कोर्ट्स है उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो उन दोनों के झगड़े को सुलझाएं, उन दोनों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। छठा, बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स ऑफ रेवेन्यू फिक्स्ड है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो वो कहाँ कहाँ से पैसे ले सकता है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो कहाँ कहाँ से ले सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब ऑफ कोर्स ये बात है, अगर कोई गवर्नमेंट बनी है तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेवलपमेंट करे, वो रोड्स बनाए, वो डैम्स बनाए, जो भी करना चाहे, तो उसके लिए पैसा लगता है। अब सवाल उठता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकती है और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकती है, और उस पैसे का वो कैसे इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी पैसे के लिए। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि फाइनेंशियली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड है। और आखिर में जो फेडरलिज्म है उसके दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहला तो कि वो हमारे देश के यूनिटी, मतलब कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनमें यूनिटी प्रमोट करती है और सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट करती है। तो फेडरलिज्म के जो दो मेन चीज़ें हैं जो फेडरलिज्म को की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है पहली चीज़ कि जो फेडरलिज्म है वो हमारे देश की यूनिटी को प्रमोट करे और उसे प्रोटेक्ट करे, सेफगार्ड करे, और दूसरी चीज़ की वो रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करे। ठीक है, वो सब लोगों को एक साथ लेकर है, हर एक रीजन में हर एक डाइवर्सिटी को अलग ना फील करने दें। मतलब अगर नागपुर में अलग एथनिसिटी है और यूपी में अलग एथनिसिटी है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ के दोनों लोग जो है एक दूसरे में भेदभाव करे, एक दूसरे में डिफरेंस की फीलिंग करे। जो फेडरलिज्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा ना होने दे और सारे रीजनल डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करे। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो एक साथ आके यूनियन बनाती है, उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, एक साथ ये जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो एक साथ आती है और अपनी सॉवरेंटी को, यानी कि अपनी पावर को पूल करती है, एडअप करती है, और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्टेट ए है, बी है, और ये स्टेट सी है, और ये स्टेट डी है। इन चारों ने मिलकर जो है एक यूनियन बनाया, इन चारों ने अपनी सॉवरेंटी को पूल करा और उन्होंने एक यूनियन बनाया, यानी कि उन्होंने कमिंग टुगेदर फेडरेशन करा। तो अगर इस कंट्री ए में अगर कोई पर्सन रह रहा है तो वो ये कह सकता, तो उसके वो दो चीज़ें कह सकता है। पहली चीज़ वो कह सकता है कि मैं कंट्री ए का निवासी हूँ, और दूसरा वो कह सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर यूनियन का निवासी हूँ। तो बेसिकली अगर स्टेट्स जो है कंबाइन होती है, एक साथ एक फेडरेशन में आती है, अपनी सॉवरेंटी को पूल करती है, तो उस स्टेट का जो नाम है वो चेंज नहीं होगा, स्टेट का नाम भी रहेगा, वो अपने आइडेंटिटी को रिटेन करेगा, यानी कि उसका नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टेट का नाम भी रहेगा लेकिन यूनियन का भी एक नाम रहेगा। ठीक है, समझ में आया?
तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट होती है वो एक साथ आती है, दे केम टुगेदर, और फिर आकर वो क्या करती है, अपनी सॉवरेंटी को पूल करती है, अपनी पावर को एडअप करती है, एक साथ मिलाती है और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यूएसए होगा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में देखा जाता है, जहाँ पे जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दी जाती है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक डिसएडवांटेज है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आया? तो कमिंग टू द फेडरेशन में क्या होता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं वो एक साथ आती है, दे केम टुगेदर, दे पूल द सॉवरेंटी एंड दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें जो पावर होती है सेंट्रल स्टेट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे ये यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं। बट होल्डिंग टू द फेडरेशन में क्या होता है कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होती है, और उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, और ज़्यादातर लार्ज कंट्रीज़ में देखा जाता है, जैसे एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। डिफरेंस इसमें पेपर में आ सकते हो, याद कर लेना। अब आते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, मतलब कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो लॉज बना सकता है। मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट पे लॉज बना सकती है जो यूनियन लिस्ट में गिवन है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। और ये सब सब्जेक्ट्स कहाँ, ये तीनों सब्जेक्ट्स कहाँ पे, यूनियन लिस्ट में है। जो जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में होते हैं सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकती है, और इसलिए जो है ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, मतलब कि पूरे देश के इंपॉर्टेंस के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ निकाल रही तो वो पूरे देश को देख के बनाती है, या कोई पर्टिकुलर स्टेट को देख के नहीं बनाती। अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूँ तो स्टेट लिस्ट जो होती है उसके अंदर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जिन सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बनाती है वो सब सब्जेक्ट्स कहाँ पे होते हैं, स्टेट लिस्ट में होते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लॉज पूरी कंट्री को देख के नहीं बनाती, बल्कि वो जिस स्टेट में वो उसने सरकार बनाई है वो उस स्टेट को दिमाग में रखकर लॉज बनाती है उन सब्जेक्ट्स पे। तो एक तरह से ये स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के लिए शो करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या थी, जो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जिन पे पावर एक्सरसाइज करती है। दूसरी चीज़ कि स्टेट इंपॉर्टेंस और लोकल इंपॉर्टेंस के लिए बनाए जाते हैं। तीसरी चीज़ एग्जाम्पल हो, जैसे ट्रेड, कॉमर्स, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल्स प्लीज़ याद कर लेना। कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट बेसिकली ये लिस्ट है जिनमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पावर बना सकती है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावर बना सकती है, पावर एक्सरसाइज कर सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन इंटरेस्ट मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट भी देखा जाता है और स्टेट इंटरेस्ट भी देखा जाता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकती है। एग्जाम्पल क्या है, एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शन की क्या है, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये सब चीज़ें जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन के ऊपर लॉ बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी एजुकेशन के ऊपर लॉ बनाया, और दोनों जो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपोजिट है, तो किसका माना जाएगा। तो इस केस में हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो डिसीजन है वो हमेशा प्रिवेल करता है। ठीक है, यानी एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू द लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद आती है ठीक है, एक तो हमने लिस्ट देख लिया, मतलब इंडिया को फेडरल सिस्टम बनाता कौन है, एक तो ये 3 लिस्ट बनाती है। दूसरा अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि टू बी रेटिफाइड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजोरिटी ईच। मतलब कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाना है तो पूरे पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 2/3 मेजोरिटी का आना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है, अगर 2/3 मेजोरिटी आएगी पार्लियामेंट में तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आएगा। ठीक है, टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल सीट्स, मतलब कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कम से कम आधी, ठीक है ध्यान से सुनो, यहाँ पर लेजिस्लेचर की बात हो रही है कि जितनी भी 28 स्टेट्स हमारे कंट्री की, ठीक है, अगर 28 में से कम 14 स्टेट जो है माननी चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज आएगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई भी चेंज लाना है, कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन में चेंज लाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी का होना ज़रूरी है। और साथ साथ अगर अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लूँ तो हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं,
28 स्टेट में से कम 14 स्टेट्स को जो है अग्री करना होगा। अगर 14 स्टेट्स अग्री नहीं करती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहकर खुश रहेगी कि भैया हमें पूरा देश मिल गया, ठीक है, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर उन्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है तो उन्हें 14 स्टेट्स की मंजूरी चाहिए होगी। तो वो क्या देखेगी कि 14 स्टेट्स में उनकी पार्टी आ जाए ताकि उनका जो है सेटल हो जाए। मतलब 14 स्टेट में वही है तो ऑफकोर्स बात है वो मानी जाएगी, तो आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला पाएगी, ठीक है। तो कम से कम टोटल में से आधी स्टेट जो है अग्री करनी चाहिए, साथ साथ पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आएगा। अब आते हैं आगे, रोल ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी भी क्या करता है कि अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उससे जुडिशरी रिजॉल्व करता है, और साथ साथ जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी करता है। ये देखता है कि सब लोग जो है गवर्नमेंट जो है सिटीजन सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बोथ द सेट्स ऑफ गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू रेज इशू बाय लिविंग टैक्सेस। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ये पावर है कि वो सिटीजन से टैक्स मान सकती है, ठीक है। किसके लिए? तो पैसे के लिए, ताकि वो डेवलपमेंट में लगाए। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ द सेट्स ऑफ गवर्नमेंट हैव टू बी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दोनों जो है दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए कंपलसरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को माने, ठीक है। अगर कोई नहीं मानता तो जुडिशरी उस पर फिर पनिशमेंट देगी। सेंटर इज़ मोर पावरफुल, हाँ ये मैंने बताया था। जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें जो है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे ज़्यादा पावर दी जाती है। इसके दो रीज़न है। एक तो है रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स है जो इंडिपेंडेंस के बाद है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था ये बहुत बाद में आया, इसका क्रेज़ बाद में चला, और साइबर क्राइम जैसे इश्यूज़ भी बहुत बाद में आए, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तो ला नहीं सकते, मतलब कि लाने के लिए तो ये ऊपर ऊपर चीज़ें करनी पड़ती है जो बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए क्या किया है, एक अलग से सब्जेक्ट बनाया है, इसका नाम है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। और उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो है नई नई उस सब्जेक्ट बेसिकली उस लिस्ट के अंदर नए नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। और इन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में इन रेसिड्यूरी पावर्स को एक्सरसाइज करने का अगेन हक किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमने क्या देखा था? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास पावर क्या है? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। और साथ साथ जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है उसमें हमने क्या देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर रहती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें यूनियन टेरिटरीज पर उन्हें एक्स्ट्रा पावर मिलती है। जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में आप कहोगे तो भैया आप गवर्नमेंट है वो पावर एक्सरसाइज करती है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखोगे जो बीजेपी गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी थोड़ी बहुत पावर एक्सरसाइज कर सकती है दिल्ली के ऊपर, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उनके पास राइट होता है कि वो यूनियन टेरिटरीज पे एक्सेस पावर को थोड़ी एडिशनल पावर्स को, थोड़ी बहुत अथॉरिटी को वहाँ पे भी अपनी इस्टेब्लिश कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ज़्यादा पावरफुल है? क्यों? क्योंकि रेसिड्यूरी पावर्स भी उनके पास ज़्यादा रहती है, और उसके साथ साथ वो यूनियन टेरिटरीज में भी अपना इन्फ्लुएंस जमा सकते हैं। इसके बाद आता है हाउ इज़ फेडरेशन प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब कि फेडरलिज्म हमने इन सब चीज़ों से बना लिया, इन सब चीज़ों की मदद से हमने फेडरलिज्म को बना लिया। अब फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने की बारी आती है। फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करा हमने? तो पहला आता है क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। पहले क्या आती है हमारे देश में, हम देखोगे पहले बहुत ही कम स्टेट्स थी, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, लैंग्वेजेस के बेसिस पर, एथनिसिटी के बेसिस पे हमने जो है स्टेट्स को डिवाइड करना शुरू करा। हमने नए स्टेट्स के बॉर्डर्स को चेंज हमने ओल्ड स्टेट्स के बॉर्डर को चेंज करके नए नए स्टेट्स बनाए लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक लाइन्स के बेसिस पे, ठीक है। जैसे नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, ये 3 ऐसे स्टेट्स थे जो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बने थे, लेकिन ये कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी को ध्यान में रखते हुए बने थे, ठीक है। लोगों को लग रहा था कि इससे जो है डिसयूनिटी बनेगी, हारमनी कम होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में वीक होगा, लेकिन असल में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा हुआ और इससे यूनिटी भी देश में बढ़ी, ठीक है। कैसे बढ़ी? नए स्टेट्स बनाकर, किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे। दूसरा आता है लैंग्वेज पॉलिसी। तो क्या होता है? प्रमोशन ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अगर आप जानते हो तो हमारे देश में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, ठीक है। तो शुरू में हिंदी को जो है देश की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर जो तमिल स्पीकर्स और जो बाकी के जो मतलब कि बाकी के जो लैंग्वेज स्पीकर है वो गुस्सा हो गए, क्योंकि ऑफकोर्स ये बातों ने लगने लगा कि अगर हिंदी को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया
तो फिर हमें तो हिंदी बोलनी नहीं आती, तो हम कैसे ऑफिस में, कैसे ऑफिशियल वर्क में बोलेंगे। तो उस केस में फिर बाद में चेंज लाया गया और इंग्लिश को भी जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। तो इंग्लिश और हिंदी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है दोनों, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम किसी भी एक लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, तो हम सभी लैंग्वेजेस को इक्वली रिस्पेक्ट देते हुए किसी को भी हमने नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और हमने वही बोला इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। अब आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो 1990 से पहले देखो, बिफोर 1990 domination by one national party in Indian politics prevented the state government from exercising authority provided in the constitution। अब क्या हुआ, जब 1990 के बाद पूरे सेंट्रल में, मतलब पूरे देश में सिर्फ एक गवर्नमेंट थी, मतलब एक पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी। हमें पता है कौन सी पार्टी, कांग्रेस, ठीक है। आपको पेपर में नाम मत लिख कर आना, ठीक है। तो 1990 से पहले कांग्रेस की सरकार ने जो पूरे देश में गवर्नमेंट बना रखी थी, ठीक है। और जब कांग्रेस के राज में क्या था, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी ना हमारी उस टाइम पे, उन सबको पावर ठीक से एक्सरसाइज नहीं करने देती, हमेशा उनके बीच में। क्योंकि उस टाइम पे 1990 से पहले स्टेट और सेंट्रल दोनों में कांग्रेस थी पूरे देश में, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी। कोई पार्टी बहुत ही कम होगी जो किसी स्टेट में होगी। तो पूरे देश में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या फिर खुद पूरा इंडिया हो, हर जगह कांग्रेस ही पार्टी थी जो रूल कर रही थी। तो जो कांग्रेस पार्टी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, और जो स्टेट गवर्नमेंट में जो कांग्रेस पार्टीज थी, वो क्या करती थी, पावर को अंडरमाइन करती थी। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना रखी थी, उनके जो लीडर्स होते थे वो स्टेट गवर्नमेंट के, कांग्रेस के लीडर्स को हमेशा उनसे अपने काम करवाते थे स्टेट के अंदर, जिसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट थी उस टाइम पे कांग्रेस की, वो ठीक से अपने अकॉर्डिंग जो है वो रूल नहीं कर पाए। तो 1990 से पहले एक ही पार्टी ने पूरे देश में और हर एक स्टेट में जो है पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेशन बना रखा था। और इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो उनको ठीक से ऑटोनॉमी से पावर एक्सरसाइज करने नहीं देती थी, ठीक है। लेकिन 1990 के बाद ट्रेंड बदला। 1990 के बाद क्या हुआ, बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आने लगी, जिसकी वजह से कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने लगे, ठीक है। और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो धीरे धीरे, कांग्रेस की जो पार्टीज थी वो हर एक स्टेट से निकलती रही, तो कि अब रीजनल पार्टीज आ रही थी और लोगों को रीजनल पार्टीज में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैंने देखा कि महाराष्ट्र की एक अलग से पार्टी बनी है, तो सिर्फ महाराष्ट्र के हित के लिए बनी है, तो मैंने सोचा कि भाई ये जो कांग्रेस है तो पूरे देश को देख रही है, एक पार्टी से मेरे लिए बनी है, मेरे महाराष्ट्र के लिए बनी है, तो मैं इसको वोट दूंगा ना। तो इस तरीके से जब रीजनल पार्टीज आई, तब लोग रीजनल पार्टीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट में आ गए, रीजनल पार्टीज़ को ज़्यादा वोट लेने लगे। अब जो कांग्रेस थी वो बखला गई, ठीक है। तो उन्होंने रीजनल पार्टी के साथ अलायंस बनाने शुरू करे, जिसकी वजह से कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, ठीक है। तो 1990 से पहले तो पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस का दबदबा था, डोमिनेशन था, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट को ठीक से ऑटोनॉमी से पावर एक्सरसाइज नहीं करने देती थी। लेकिन 1990 के बाद जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगे सेंटर में और स्टेट्स में, ठीक है। पहले क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी थी वो स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी को ठीक से पावर एक्सरसाइज नहीं करने देती थी, बहुत ज़्यादा हार्श वेज और अनफेयर मेथड्स का यूज़ करती थी। लेकिन अब 1990 के बाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के आने के बाद जब कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, तो जो कांग्रेस पार्टी थी, जो नेशनल पार्टी थी, उस पर प्रेशर बनने लगा। और आखिर में क्या हुआ, आखिर में ये हुआ कि सुप्रीम गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने जजमेंट दी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनको स्टेट गवर्नमेंट को राइट दे कि आप जो है ऑटोनॉमी के साथ में पावर एक्सरसाइज करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, अगर वो करेगी तो फिर उसको पनिश करा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का चलने लगा। अगर आप आज भी देखोगे, बीजेपी गवर्नमेंट हर एक स्टेट में नहीं है, सिर्फ आप कुछ स्टेट्स में, और कुछ स्टेट में कांग्रेस है, आप है, और रीजनल पार्टीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? तो डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। मतलब कि क्या था, पहले हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद बता रहा हूँ, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी। लेकिन क्या होता, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने ठीक उनसे जो है ठीक से लोकल चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, क्योंकि स्टेट्स बड़े बड़े होते थे। तो इसलिए जो एक नया टायर या फिर एक नया लेवल इंट्रोड्यूस किया गया लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल इश्यूज़ को डील करेगी, जैसे पंचायत हो गए, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी है कि लार्ज डाइवर्स स्टेट से, ठीक है, तो लोकल इश्यूज़ को स्टेट गवर्नमेंट ठीक से डील नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो ठीक से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए जो है डिसेंट्रलाइजेशन को लाया गया 1992 में। तो डिसेंट्रलाइजेशन लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करा गया।
अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करोगे, अर्बन एरियाज़ में आपको म्यूनिसपैलिटीज़ मिलेगी और रूरल एरियाज़ में आपको पंचायत मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखोगे अच्छा, अब दिक्कत क्या थी, 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन आ तो गया था, या फिर उससे पहले थोड़ा बहुत आ तो गया था, लेकिन रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे, बहुत ही अनफेयर मीन्स का यूज़ होता था, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाती थी, उनको कंट्रोल करके रखती थी, ठीक है। रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्हें पैसा नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो रूरल और लोकल इश्यूज़ पे काम नहीं कर पाई। तो अब क्या हुआ, जब इसको और ज़्यादा ध्यान से देखा गया, तब 1992 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करा गया और 5 चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी थी वो बढ़ गई। पहला क्या था, टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस इन लोकल बॉडीज़। जो लोकल बॉडीज़ जैसे पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ के अंदर रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट होने लगे, जो पहले नहीं होते थे। दूसरा, रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBCs। तो SC ST OBC, तो कि गाँव में आप देखोगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को गाँव में ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करा गया SC ST OBC के लिए। सिमिलरली आप देखो गांव के इलाकों में और थोड़ा बहुत टाउन्स में देखोगे आज तक थोड़ा बहुत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के लिए, तो इसलिए वुमेन के लिए भी 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया लोकल गवर्नमेंट में, पंचायत में और म्यूनिसपैलिटीज़ में, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, ताकि वो देख सके लोकल गवर्नमेंट में जितने भी इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं वो फेयर मैनर में हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में इस्टेब्लिश कर दी। उसके साथ साथ शेयरिंग ऑफ पावर एंड रेवेन्यूज बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। पहले क्या होता था कि लोकल गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये मैंडेटरी हो गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना थोड़ा बहुत पैसा लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करे। नाउ इट्स मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर इट्स पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल इशूज़ के लिए पैसा खर्च करके उन लोकल पीपल के बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। आप देखो गांव के अंदर होता है पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज में अगर देखोगे 4 चीज़ें डिवाइडेड है। पहला, एक गांव के अंदर होता है ग्राम सभा, ठीक है। बहुत सारे गांव जब मिल जाते हैं तब वो बनता है ग्राम पंचायत। एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक पर्टिकुलर अगर आप बात करोगे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जस्ट अ सेकेंड इसको, एक पर्टिकुलर अरे यार, एक पर्टिकुलर गांव के होता है ग्राम सभा। जब बहुत सारे गांव मिल जाए, जब बहुत सारे गांव एक साथ मिल जाए तो वो बन जाता है पंचायत समिति। और जब ये गांव को ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखता हूँ और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गाँव हैं एक साथ गिनता हूँ, तब मेरी बनती है ज़िला परिषद। तो ग्राम सभा क्या है, एक पर्टिकुलर विलेज के लिए, ठीक है। और इसमें सारे एडल्ट वोटर्स होते हैं और अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत। तो बेसिकली तो इसका मैं आपको और समझाता हूँ। जो ग्राम पंचायत होती है उसमें वार्ड मेंबर्स और सरपंच होता है। सरपंच क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है। तो 5 लोग होते हैं पंच, जिन्हें इलेक्ट करा जाता है, और एक सरपंच होता है जो सबसे ऊपर होता है, जिसका फाइनल डिसीजन सबसे फाइनल होता है। और जो ग्राम पंचायत होता है जो ग्राम पंचायत होता है उसे कौन सुपरवाइज करता है, उसे करता है ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में आप देखोगे ग्राम पंचायत को इलेक्ट कौन करते हैं, एडल्ट वोटर्स करते हैं, ठीक है। और जो ग्राम पंचायत होती है उसमें वार्ड मेंबर्स और सरपंच होते हैं। वार्ड मेंबर्स जिन्हें हम कहते हैं पंच, और उनका जो प्रेसिडेंट होता है उसे हम कहते हैं सरपंच, ठीक है। और ग्राम पंचायत की सारी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है ग्राम सभा, ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज़ आती है पंचायत समिति। पंचायत समिति बनती है ब्लॉक लेवल पे, तो पंचायत समिति को आप ब्लॉक भी कह सकते हो, पंचायत समिति को आप मंडल भी कह सकते हो। तो जो पंचायत समिति है वो ब्लॉक लेवल पे बनती है, इसलिए इसे हम ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं। तो जब आप बहुत सारे ग्राम पंचायत को एक साथ मिलाते हो ना, जब आप बहुत सारे गाँव को एक साथ मिलाते हो तब एक ब्लॉक बनता है या फिर मंडल बनता है या पंचायत समिति बनती है, ठीक है। और द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्राम पंचायत। जो पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें ग्राम पंचायत के लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ग्राम पंचायत को ग्राम सभा क्या करता है, ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करता है। ग्राम पंचायत में वार्ड्स मेंबर, ठीक है, मेंबर्स होते हैं, सरपंच होता है, और साथ साथ ग्राम पंचायत को कौन सुपरवाइज करता है, ग्राम सभा, ठीक है। फिर आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति को ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं। जब बहुत सारे ग्राम पंचायत एक साथ मिलते हैं तब हमारा पंचायत समिति बनता है, और पंचायत समिति को इलेक्ट कौन करते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर्स, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद आता है ज़िला परिषद। तो ज़िला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है। तो मैंने आपको बताया था जब बहुत सारे पंचायत समिति या ब्लॉक्स को हम ग्रुप करते हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो हमारा ज़िला परिषद बनता है, ठीक है। तो ज़िला परिषद का मिलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है, और जब बहुत सारे पंचायत समिति को ग्रुप करा जाता है तब एक ज़िला परिषद बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। MPs और MLA भी जो है ज़िला परिषद के मेंबर्स होते हैं। तो ये हमारा ज़िला परिषद का टॉपिक खत्म हो गया। अगर मैं बात करूँ अर्बन एरिया में, तो रूरल एरिया की बात थी। देखो जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो 2 है, एक रूरल में और एक अर्बन में। रूरल के अंदर हमारी पंचायती राज जो मैंने बता दी।
अर्बन के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक म्यूनिसिपैलिटी होती है और एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। म्यूनिसिपैलिटी टाउन्स में होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीज़ में होती है, ठीक है। जैसे अभी दिल्ली में आप देखोगे एमसीडी के इलेक्शन हुए थे। दिल्ली का एक तरह का हमारी एक टाउन ही एक तरह से मतलब सॉरी एक बड़ा सा शहर है ना, दिल्ली का एक बड़ा सा शहर है जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अगर कोई छोटा सा टाउन है तो वहाँ पे क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटी हो गया। अगर कोई गाँव है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा पंचायती राज। पंचायती राज के अंदर ये चार चीज़ आती है, ठीक है। अब आते हैं अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में स्पेशली जो टाउन्स है वहाँ पे हमारा म्यूनिसिपैलिटी होता है। म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड होता है वो जो होता है चेयरमैन। अगर हम बड़ी सिटीज़ की बात करें, बिग सिटीज़ के अंदर हमारा होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है, लीडर होता है, वो होता है हमेशा क्या होता है, मेयर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं असेसमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ लोकल बॉडीज़, ठीक है। तो लोकल बॉडीज़ की एडवांटेजेस क्या है। पहला कि इसने डेमोक्रेसी को डीप करा है। पहले जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो लोकल इश्यूज़ पे ध्यान नहीं देती थी, अब वो लोकल इश्यूज़ पे अब ध्यान जा रहा है। किसकी वजह से, लोकल गवर्नमेंट की वजह से। तो उससे डेमोक्रेसी डीपन हो रही है क्योंकि पीपल के इश्यूज़ और बाहर निकल कर आ रहे हैं। दूसरा, इंडियन वुमेन, हमने देखा था ऊपर कि रिजर्वेशन कितनी अच्छे से करी है उन्होंने, जिस वजह से इंडियन वुमेन और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है। अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस की, तो पहला डिसएडवांटेज है कि ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती है ना वो रेगुलरली नहीं होती, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत ठीक से सुपरवाइज नहीं होता। ग्राम पंचायत सुपरवाइज नहीं होता तो पंचायत समिति नहीं होता, पंचायत समिति नहीं होता तो जिला परिषद नहीं होता, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया। दूसरा कि रिसोर्सेज एंड पावर हैव नॉट बीन ट्रांसफर टू लोकल गवर्नमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि लिखा तो है कि स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर और रेवेन्यू शेयर करे, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके मामले में बड़ी इरेगुलर रहती है। तो ये अभी भी डिसएडवांटेजेस हम फेस कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है पूरा फिनिश। बहुत ही लंबा चैप्टर था लेकिन मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है, कॉन्सेप्ट वाइज समझाया है। तो आई होप आपको याद हो। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देखोगे तो एक तो आपको यूनिटरी और फेडरलिज्म के बीच में डिफरेंस आ सकता है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद इन तीनों लिस्ट के आपको डिफरेंस और एग्जांपल्स याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे ये डायरेक्ट पेपर में आ सकता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। तो आपको तीन हेडिंग्स देखे पॉइंट्स लिखने होंगे, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में से लिख लेना, ठीक है। फिर पेपर में व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन आता है, तो डेफिनेशन मैंने बता दी थी, व्हेन द पावर्स आर टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। फिर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपको ये सब मेथड्स लिखने पड़ेंगे। फिर अगर रूरल और अर्बन एरिया में आपको एक्सप्लेन करना है कैसे है लोकल बॉडीज़, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज वैसे पूछता नहीं, सिर्फ इतना, पर फिर भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।